अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था केल्विन की स्टेटमेंट के बारे में, और जाना था कि क्यों एक आइडियल हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, और इसी के साथ साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, और इसी के साथ साथ एफिशिएंसी भी ड्राइव की थी किसी भी हीट इंजन की। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर है, जहां हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। अभी नाम इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि एक थोड़ा सस्पेंस तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद क्लॉसियस स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्लॉसियस की स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम हीट को मूव करवा दें किसी कोल्ड बॉडी से किसी हॉट बॉडी की तरफ। ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ जो है वो हीट को हम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि बिना तवानाई को खर्च किए। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च किए। ठीक है, देखिए ये बात तो हम जानते हैं कि हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। अगर हम एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। जैसे कि 90 वाले से 10 डिग्री की तरफ जाएगी, और होते होते जब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाए, यानी कि हीट ट्रैवल करने लगे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल तो है। कब पॉसिबल है? जब हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं तो फ्रिज यही काम करता है, यानी कि हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करता है। और इसी के साथ साथ जब हम रेफ्रिजरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी यूज़ करते हैं, जहां हमारे ठंडे कमरे से हीट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि हॉटर बॉडी है हमारे कमरे के लिहाज से। तो इसका मतलब ये बात तो साबित हो गई कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। याद रखिए, चाहे रेफ्रिजरेशन हो चाहे एयर कंडीशनिंग हो, असल में ऐसा हमें बिजली के इस्तेमाल से ही करना पॉसिबल है हमारे लिए। अगर बिजली नहीं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी वजह से क्लॉसियस ने जो बात कही थी उसको हम रिपीट करते हैं कि भाई हम हीट को ट्रैवल नहीं करवा सकते कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। कब तक नहीं करा सकते? जब तक तवानाई खर्च ना हो। तो जाहिर सी बात है, जो फ्रिज है वो बिना बिजली के काम नहीं करता, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो बिना बिजली के काम नहीं करता। और इसके अलावा कहीं भी अगर फ्लो ऑफ हीट आपको नज़र आएगा, आपके जहन में कोई भी एग्जाम्पल अगर आती है तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि हीट जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ही होती है, और जो भी कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को ट्रांसफ़र करेगा, असल में वो डिवाइस जो है वो तवानाई को इस्तेमाल करेगी, तवानाई को खर्च करेगी, जैसा कि एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के अंदर होता है। अब अगर बात की जाए कि रेफ्रिजरेटर क्या है, कैसे काम करता है, तो याद रखिए रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट को मूव कराता है कोल्ड से हॉट की तरफ, लेकिन वो कब कर सकता है? जब वो वर्क करता है। बिना काम के ऐसा नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, काम कौन कर रहा है? काम करेगी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? वो कूल कर देता है, वो जो रेफ्रिजरेटर की अंदर की साइड, अंदर की जगह होती है, स्पेस होती है, उसको वो कूल डाउन कर देता है। और हम ये चाहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हो जाए कोल्ड से हॉट की तरफ। जो कमरे, अगर उसकी बात करूं मैं फ्रिज की, तो फ्रिज के अंदर का कंपार्टमेंट ठंडा होता है, और जहां वो रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे वो किचन में रखा हुआ है, तो किचन का जो एनवायरनमेंट है वो गर्म है। तो हम ये चाहते हैं कि हीट कोल्ड से हॉट की तरफ चली जाए, यानी कि जो अंदर का कंपार्टमेंट ऑलरेडी ठंडा है, मैं चाहता हूँ कि वो और ठंडा हो जाए। ठीक है ना? और हीट वहाँ से निकल के कहाँ चली जाए? जहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। अगर रूम में है तो रूम में चली जाए, या अगर किचन में है तो किचन में चली जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हो जाए कोल्ड से हॉट की तरफ, ताकि जो कंपार्टमेंट है वो मज़ीद ठंडा हो, मज़ीद ठंडा हो, मज़ीद ठंडा हो। यही हम चाहते हैं हमेशा। और एयर कंडीशनिंग में भी ये होता है। एयर कंडीशनिंग में जो इनर लगा हुआ है वो हमारे कमरे में लगा हुआ है, वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो आउटर लगा हुआ होता है वहाँ से वो हीट को रिलीज़ करता है। जबकि
कमरा जो है वो कोल्ड है और जो आउटर जहाँ पे लगा है वो हॉट जगह है, तब भी हम ये चाहते हैं कि वो हीट एब्जॉर्ब हो जाए कमरे से और बाहर की तरफ चला जाए। लेकिन याद रखिए, क्योंकि ये नेचुरल डायरेक्शन नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी इस्तेमाल करनी ही पड़ती है, और जब हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे हमारी तवानाई खर्च हो रही है। तो इस डिवाइस को करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी एक्चुअली एक रेफ्रिजरेशन की ही एग्जाम्पल है। तो इस तरीके का फ्लो ऑफ हीट होता है इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। ये जो कोल्ड रेजरवायर है, ये हमारी कोल्ड बॉडी, समझ लो कि ये हमारा रूम है। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो ये हमारा रूम है, ठीक है। और ये वो जगह है जहाँ पर आउटर रखा हुआ है, वो जाहिर सी बात है गर्म जगह है कमरे के लिहाज से। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हीट यहाँ से एब्जॉर्ब हो और बाहर की तरफ चली जाए, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर या इन केस ऑफ एयर कंडीशनिंग हमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लो ऑफ हीट बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि रेफ्रिजरेटर ऐसा कैसे कर पाता है, कौन कौन से अहम पार्ट होते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर के। तो देखिए आपके सामने उसकी एक फ़्लो डायग्राम बनी हुई है और इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो पार्ट है वो कंप्रेसर कहलाता है। कंप्रेसर का नाम ही बता रहा है कि ये गैस को कंप्रेस करता है। जो भी हमारे पास फ्लूइड होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, ये उसको जो है वो कंप्रेस करता है। और कंप्रेस करने से मुराद ये है कि वो उसको लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ये कंप्रेसर करता है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है उसे कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर कंडेंस करेगा, यानी कि जो हाई प्रेशर वेपर है उनको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और वो कैसे कर पाता है? हीट को रिलीज़ करवा के। यहाँ से देखें आप, ये हीट रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर ये हीट बाहर की तरफ जा रही है। तो हीट बाहर की तरफ जब जाएगी तो वो जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कंडेंसर के बाद जो बारी आती है वो आती है ड्रायर की। ड्रायर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसके पूरे भी सिस्टम के अंदर। तो हमने जो है वो एक ड्रायर लगा हुआ होता है जो कि मॉइस्चर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करता है एफिशिएंट वर्किंग के लिए। उसके बाद बारी आती है, हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे एक्सपेंशन वॉल्व कहते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो कैपिलरी ट्यूब लिखी हुई है। बेसिकली एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वॉल्व एक ऐसा वॉल्व होता है जो कि रिड्यूस करता है प्रेशर को। यहाँ पे आप देखें हाई प्रेशर लिक्विड अंदर की तरफ जाता है और जब बाहर निकलता है तो वो लो प्रेशर लिक्विड होता है। असल में होता कुछ इस किस्म का है कि जब यहाँ से ये दाखिल होता है ना अंदर की तरफ, तो इसका एरिया कम होता है, इस साइड का एरिया कम होता है और इधर का एरिया जो है वो ज़्यादा होता है। ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ज़्यादा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए जब यहाँ से ये हाई प्रेशर लिक्विड बाहर आता है अचानक से, तो वो लो प्रेशर में आ जाता है। वजह यही है कि अचानक से जब एरिया ज़्यादा हो जाता है तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो एक्सपेंशन डिवाइस होना ज़रूरी है ताकि हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर बनाया जा सके, ठीक है। ठंडा तो है वो, लेकिन प्रेशर कम हो जाए। उसके बाद बारी आती है एवापोरेटर की। ये जो एवापोरेटर है ये हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सही है। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो लिक्विड होता है बेसिकली वो कन्वर्ट होता है वेपर में। और ये जो हिस्सा है ना, ये हमारे जो फ्रिज है उसके कंपार्टमेंट के अंदर की जो दीवारें हैं ना उन पे लगा हुआ होता है। और यहाँ से ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये समझ लो कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको हम कूल डाउन करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक वाटर बॉटल अंदर रख रहा हूँ, तो जो भी वाटर बॉटल है उससे जो भी हीट मिल रही है वो यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होके अगेन लो प्रेशर के साथ चला जाएगा कंप्रेसर के पास, ठीक है। पूरी वर्किंग अभी समझाता हूँ, मैंने हर एक का फंक्शन बताया। पूरी वर्किंग देखो कहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जिसे मैंने बोला रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं। ये वो गैसेज होती हैं और गैसेज के अलावा जो है वो दो सेट ऑफ मेटल्स होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं एनर्जी को। ये सेट ऑफ मेटल है और ये सेट ऑफ मेटल है। एक जो है वो दीवारों में लगा हुआ होता है फ्रिज की, और एक जो है वो बैक साइड पर लगा हुआ होता है जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कंडेंसर। सेकेंड नंबर पे जो फ्लूइड है वो जो कि कोल्ड होता है एट लो प्रेशर पे वो जो है वो कोल्ड होता है। और फिर वो कहाँ पर पाया जाता है? जो कि किसी कूल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं,
ठीक है, जहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। सबसे पहले फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है और जो फ्लूइड है ये लो प्रेशर पर है, ठीक है, और यहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब कंप्रेसर के पास पहुँचेगा तो याद रखिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ से हीट मिलेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है कंपार्टमेंट से, जो रेफ्रिजरेटर का अंदर का हिस्सा है वहाँ से। फिर क्या होगा, फिर जो वार्म लिक्विड है वो कंप्रेसर के पास जाएगा, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करेगा, ठीक है, और हॉट और हाई प्रेशर लिक्विड के फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से जब ये बाहर आ रहा है तो ये हाई प्रेशर है और जाहिर सी बात है ये इधर से इधर ट्रैवल करता हुआ आ जाएगा कंडेंसर की तरफ। फिर जब यही पार्ट पहुँचेगा कंडेंसर की तरफ तो क्योंकि वो वार्म आया है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पर कंडेंसर के पास आके वो हीट को रिलीज़ कर देता है। और ये जो हीट रिलीज़ होती है, अगर ये कमरे में रखा हुआ है तो कमरे में हीट रिलीज़ हो जाती है, और अगर ये किचन में रखा हुआ है तो किचन में हीट रिलीज़ हो जाएगी। तो कंडेंसर जो है वो हीट को रिलीज़ करने का काम करता है, जैसे एवापोरेटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। उसके बाद जो फ्लूइड है उसको कंप्रेस होता है, वो एनर्जी लेके पहुंचता है यहाँ पर। ड्रायर का मैंने आपको बता दिया कि ड्रायर जो है वो बेसिकली मॉइस्चर को ख़त्म करने का काम करता है। अच्छा, किसी भी फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो एक्सटर्नल कॉइल्स होते हैं वो हमेशा बिहाइंड होते हैं या फिर यूनिट के नीचे लगे हुए होते हैं, और जो इंटरनल कॉइल्स होते हैं, ये इंटरनल कॉइल्स हैं, ये जो है वो रेफ्रिजरेटर की दीवारों में लगे हुए होते हैं, जो कि हमारे खाने से, पानी से, जिसको भी हमें ठंडा करना है उससे वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ओवरऑल इस तरीके से लगातार फ्लूइड जो है वो फ्लो करता रहता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिलीज़ करता है। लेकिन याद रखिए हीट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, हीट यहाँ से ट्रैवल कर रही है, फूड से ट्रैवल कर रही है जो कि कंपार्टमेंट में रखा हुआ है जो कि ठंडा है, और हीट रिलीज़ कहाँ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है हमारे कमरे के अंदर जो कि ऑलरेडी हॉटर है। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड से हॉट की तरफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ है वो इलेक्ट्रिसिटी, आपको नज़र आई, वर्क डन कहाँ किया जा रहा है। ये जो कंप्रेसर है ना, बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये सारा काम कर रहा होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि ये जो लिक्विड है वो सारे जो है फ्रिज के सिस्टम के अंदर मूव कर सके। तो देख लो, हीट कोल्ड से एब्जॉर्ब हुई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फिर वो हॉट की तरफ ट्रांसफ़र हो गई। तो जनरल वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर कुछ यही है, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने फार्मूला ड्राइव किया था फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, यहाँ पर हम एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। वैसे इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर इट हैज़ अ डिफरेंट नेम, उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, मैं आपको बताऊँ इसको क्या कहते हैं। इसको COP कहते हैं। COP से क्या मुराद होती है, ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट कहलाता है। इन शॉर्ट इसको COP कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। मान लेते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है कोल्ड बॉडी से उसको हम शो कर देते हैं QC से, ठीक है। जितना वर्क डन हो रहा है उसको तो हम W से ही शो करते हैं, और टोटल जो हीट हॉट रेजरवायर की तरफ जाएगी उसको हम शो करेंगे QH से, ठीक है। ये हमने नाम दे दिए, हीट विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स हॉट बॉडी, QC मतलब हीट रिसीविंग फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, और W जो है वो वर्क डन को शो करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअली कहते किसे हैं या उसे फाइंड किस तरीके से करते हैं। तो याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी डिफाइंड एज, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लें फिर वो फार्मूला भी ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। देखो कितनी हीट रिमूव हो रही है फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर, द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रेजरवायर, कोल्ड रेजरवायर से कितनी हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, और वैसे हमने उसको नाम क्या दिया, हमने उसको नाम दिया है QC का, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड कराएंगे, किस चीज़ से डिवाइड कराएंगे, डिवाइडेड बाय कितना वर्क करना पड़ा, डिवाइडेड बाय वर्क डन टू रिमूव द हीट, कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो ये भी डिवाइड में लिख देंगे तो काम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने COP मालूम करना है किसी भी रेफ्रिजरेटर का, तो एक्चुअली वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा हमने कितनी हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करी, हीट एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, और इसको डिवाइड करा देंगे कि हमें कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क डन हमें करना पड़ा। अब जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है
उसको हम शो करते हैं यहाँ पर, जो एक्सट्रैक्ट हो रही है, जो वो हासिल कर रहा है, उसको हम शो करते हैं QC से, और जो वर्क डन हो रहा है उसको हम W से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। एज वी नो दैट, जो कि आपको फिगर के अंदर बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा अगर आप रिलेशन समझें इनके दरमियान का, कि जो QH है वो देखो एक्चुअली दो चीज़ों को ऐड करने से आ रही है। QH दो चीज़ों को ऐड करने से आ रही है, QC और W जो है वो ऐड होंगे तो फिर QH बनेगा। ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये ऐड हो रहे होंगे, तो QC प्लस W बराबर होगा। और अगर यहाँ से W की वैल्यू को अलग कर लें तो W बराबर आ जाएगा QH में से माइनस QC कर दो, जो दोनों के दरमियान का फ़र्क है एक्चुअली वो वर्क डन के बराबर होगा। तो जो इक्वेशन 1 है वो क्या बनेगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट जो COP है, अच्छा इसकी मैं तुम्हें बता दूं, COP को K से जाहिर करते हैं ना, क्योंकि कोफिशिएंट है तो आमतौर पे K से लिख देते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, ऊपर QC का QC रहेगा और नीचे जो है वो आ जाएगा हमारे पास QH माइनस का QC। ठीक है, तो एक तो फार्मूला यही है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो हम स्पेसिफिक हीट का टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं कि जो हीट होती है एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जैसे कि हम एक बात जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, उस बॉडी के। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। यही फार्मूला चेंज करके हम लिख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है एक्चुअली बराबर आ सकता है TC डिवाइडेड बाय TH माइनस का TC। यानी कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मालूम करना चाहते हैं तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आपने जो कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर लिखना है और जो रूम है उसका टेम्परेचर लिखना है, जो कि बाहर का टेम्परेचर है ना, हॉट बॉडी है। ठीक है जी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से ना एक बात आपको नज़र आ रही है कि अगर हम एफिशिएंसी वाइज बात करें ना तो इसकी एफिशिएंसी 100% से ऊपर होती है। हालांकि हमने देखा था कि जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी तो 100% नहीं हो सकती, लेकिन इसका आंसर 100% से ऊपर ही आता है एफिशिएंसी वाइज। बट हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो हम कर रहे हैं इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, COP की। तो आम तौर पे जो अच्छे रेफ्रिजरेटर होते हैं, जितना ज़्यादा COP ज़्यादा होगा उतना ही वो रेफ्रिजरेटर अच्छा होगा। और आम तौर पे जो नॉर्मल वैल्यू है COP की वो 5 और 6 होती है। ठीक है ना, अगर इस तरीके से डिवाइड कराएंगे कितना कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर और कितना दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो आम तौर पे जो है वो 5 या 6 इसका आंसर आता है, जो कि जाहिर करता है कि रेफ्रिजरेटर एक अच्छा रेफ्रिजरेटर है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हमने बात करी क्लॉसियस की स्टेटमेंट और रेफ्रिजरेटर के हवाले से। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।